अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो बिज़नेस लॉ एंड टैक्सेशन की ये लेक्चर नंबर 4 है टैक्सेशन के हवाले से, और वैसे ये लेक्चर नंबर 12 है अगर हम ब्लैक बोर्ड के हिसाब से बात करें। क्लासेस के हिसाब से क्लास नंबर 3 है आफ्टर मिड्स। तो क्विज़ के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम कुछ डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक हमारे पास है शेयर ऑप्शन और दूसरा हमारे पास है शेयर इश्यूएंस। अच्छा, शेयर ऑप्शन ये होता है कि कंपनी ने एक सर्टेन टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया कि हम ये इतने शेयर्स हैं वो सेल आउट करने जा रहे हैं, सपोज़ 2 लाख या जितने भी। तो इनमें से अब अगला बंदा जो जो एम्प्लॉयर ख़रीदना चाहता है वो पहले उनके ऑप्शंस ख़रीद करेगा, यानी डायरेक्टली इशू नहीं होंगे। पहले ऑप्शन यानी समझो उनका एक राइट ख़रीद करेगा, वो एक सर्टेन अमाउंट पे होगा, सपोज़ 10 रुपीज़ में एक शेयर का उन्होंने ऑप्शन ख़रीद किया। फिर अच्छा, उस पर कंडीशंस क्या हैं? शेयर ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ इशुएंस आर नॉट टैक्सेबल, जिस दिन ख़रीदे टैक्सेबल नहीं होंगे। आफ्टर सम टाइम जो बंदा है जिसने बाय किया है ऑप्शन, वो किसी और को सेल आउट कर दे तो उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलेगी ना, वो उसका क्या होगा, वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। यानी उन्होंने 10 रुपये में ख़रीदा, आगे 12 रुपये में बेच दिया ऑप्शन को, शेयर को नहीं, तो वो कितने का हो जाएगा? वो जो 2 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले वो टैक्सेबल होंगे। अच्छा, शेयर इश्यूएंस क्या होता है कि अब ऑप्शन के बाद कुछ टाइम के बाद कंपनी ने कहा कि अब हम ये शेयर्स भी बेच रहे हैं। तो ऑप्शन तो हमने ख़रीद के एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से उसका ऑप्शन हमें मिला, लेकिन अब वो शेयर की जो प्राइस है वो सपोज़ 50 रुपये है, तो हमारी टोटल कॉस्टिंग होगी 60 रुपये। तो शेयर जब ख़रीदे जाते हैं, शेयर एट द टाइम ऑफ परचेज आर टैक्सेबल, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होती है, तो फिर क्या, जब रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाए या शेयर डिस्पोज हो जाए, उसके बाद जो अमाउंट हमें प्रॉफिट में आएगी उस पर टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन है। इसमें जो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पर ये असाइनमेंट वाली वीडियो में, तो उन पे हम मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे, हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नाज़िम एक CEO एक कंपनी का, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 12 महीने के हिसाब से 60 लाख बन जाते हैं। उसकी जो गाड़ी है उसकी वो बात कर रहे हैं कि द कॉस्ट द कंपनी 2 मिलियन, जो कि ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो 5% 2 मिलियन का लगा देंगे हम, जो कि 1 लाख बनता है। फिर उसको है फ्री रेंट अपार्टमेंट मिला हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, वो अपार्टमेंट को एज अ बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो हम कंपैरिजन करेंगे। फेयर मार्केट रेंट 0 है, 45% ऑफ सैलरी, ठीक है, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी था, वो हमारे पास 27000000 आ गया। अच्छा, शेयर वाली जो चीज़ है वो न्यू है हमारे पास। तो शेयर ऑप्शन वो कह रहे हैं कि भाई उसने जब ख़रीदा था, अच्छा जस्ट उसने जब ऑप्शन अब ऑप्ट किया था, वो था 20,000 ऑप्शंस, और एक कितने के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से। लेकिन 2017 में 29/17 को उसने जो एक्सरसाइज किया, यानी इशू जो उसको हुए, वो 10,000 ऑप्शन हुए, और उस पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिली, उसी में उसको मिल गए, जो कि 12 महीने तक तो रिस्ट्रिक्शन थी, 29 जून 17 से लेकर 29 जून 18 तक। उसके बाद जब 30 जून 19 आया, तो वो उसकी प्राइस 20 रुपीज़ से बढ़कर 38 रुपीज़ हो चुकी थी मार्केट वैल्यू। तो हमने मार्केट वैल्यू में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करनी होती है, 38 माइनस 20, जो कि हमारा बीच में 18 रुपीज़ है, वो प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो उसको हम टोटल शेयर 10,000 जो कि हमने इशू करवाए हैं हमारे पर्सनल नाम पे, उनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 1,80,000, प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 898,000,000, जो भी है वैल्यू आई। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी हम पहले भी कर चुके हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स। तो टैक्स लैब हमारा, क्योंकि ये 89 लाख में आ रहा है, तो 80 लाख और 1,20 के बीच में आ रहे हैं। इस टैक्स लैब में फिक्स हमारे पास 13,45,000 आती है टैक्स की वैल्यू, परसेंटेज 25% आती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास जितनी भी ये हमारे पास वैल्यू आई टैक्सेबल,
उसमें से लोअर स्लैब को माइनस करवा दिया पर मल्टीप्लाई बाई 25% प्लस 1345000। तो बहरहाल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास लाइबिलिटी आ गई 15,90,000। अच्छा, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास टैक्स रिडक्शन। टैक्स रिडक्शन हमारे पास दोनों कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। एक रिडक्शन जब होती है जब हमारे पास कोई भी बंदा हो उसकी उम्र 60 से ज़्यादा हो जाए, या दूसरी कंडीशन ये है कि एक बंदा जो कि डिसेबल हो अकॉर्डिंग टू CNIC, तो उसको 50% तक टैक्स लाइबिलिटी में रिलीफ मिल जाता है। यानी जितना भी टैक्स उसको पे करना होता है उसको हाफ पे करना पड़ेगा अगर तो उनकी जो तनख्वाह है वो 2 मिलियन यानी 20 लाख से कम हो। तो बहरहाल देख लेते हैं क्वेश्चन को हम। बेसिक सैलरी, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा देख कर करते रहेंगे। 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने रिटायरमेंट कब ली है? 31 दिसंबर 2017 को। अच्छा, वो पैदा हुए 1957 को और इसने रिटायरमेंट 17 में ली। ये 60 साल पूरे बंदे हैं। और यहाँ मई की बात कर रहे हैं, जब वो पैदा हुआ दिसंबर में रिटायरमेंट ली, तो 60 साल और ऑलमोस्ट 7 महीने। तो 60 प्लस हो गया, तो इसका मतलब रिडक्शन आएगा। ओके, फिर हमारे पास ये कह रहे हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन उसका 12% था बेसिक सैलरी का, जो कि 1260 बनता है। फिर हमारे पास एग्जाम्पशन 10% है, फिर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेचुइटी वाला भी हम वैल्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट शेयर पर। अगर शेयर वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास शेयर ऑफ द कंपनी कितने के हिसाब से बोले रहे हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन द शेयर हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर। अच्छा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। अब उनकी जो मार्केट वैल्यू है 20 है। सपोज कॉस्ट अगर हम लगा लें 0 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 20 माइनस 0 तो 20 रुपीज़ बनते हैं। और शेयर कितने हैं टोटल? 20,000। तो हम इनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। प्लस करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट आएगी जो कि कौन सा स्लैब में आती है? 12 से लेकर 18 लाख वाले में। फिक्स टैक्स है 30,000, फिक्स परसेंटेज 10% जो कि एक्सीडिंग अमाउंट पे होगी। टैक्स लाइबिलिटी आ गया हमारे पास 69600। एज मोर देन 60 ईयर तो 50% रिडक्शन, इसका हाफ कर देंगे जो कि आ रहा है 34800। ये लेस होगा और बचेगा भी 348,000। एक और कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास रिडक्शन आती है, वो ये 40% रिडक्शन मिलती है कि इनको वो तमाम बंदे जो किसी ऐसी फील्ड से वाबस्ता हैं जो कि तालीम से है, यानी HEC हो गया, रिसर्च हो गया, इस किस्म की चीज़ है। तो अब एक बंदी है जो कि एज अ मिस्टर सना क्या है, एज अ वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा। अच्छा, सालाना है तो हमने लिख दिया 77,000 टू 12। कार का भी हमने परसेंटेज निकाल ली। ये हम पुराने कॉन्सेप्ट हैं तो डिटेल में नहीं जा रहा, बोनस पे आ जाते हैं। फिर हर बेसिक मंथली सैलरी वो 77,000। फिर यह है और ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग शी रिसीव बोनस इक्वल टू 2 months ऑफ बेसिक सैलरी। तो 77,000 इंटू 2, तो ये इसका बोनस मिल गया। फिर वो आगे कह रहे हैं कि भाई उसको एक डोमेस्टिक सर्वेंट मिला हुआ है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है? 8,000 है। तो वो भी साल से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से। फिर ड्यूरिंग द ईयर द ड्राइवर आर ऑल्सो पेड बोनस इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, अब उसी ड्राइवर को उन्होंने क्या दिया? एक बोनस दिया। ठीक है, तो वो भी हम क्या कर देंगे? इसी में ऐड कर देंगे। तो 16,000। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि भाई इन्हें कंपनी ने UAE की ट्रिप पे भेजा। और लास्ट लाइन को कंपनी तो लिखा हुआ ऑल एम्प्लॉइज आर पेड लीव फेयर असिस्टेंट। हम इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इनका पर्सनल बेनिफिट है, इनकी फैमिली यूज़ कर रही है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। प्लस कर देंगे तो 14,63,000। स्लैब सेमी बनेगा 10% एंड फिक्स टैक्स 30,000। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास लास्ट में आकर 40% जो है 22,520 इसमें से माइनस कर देंगे 56,300 में से। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस होपफुली 1, 2 एंड जो भी थे हमने कवर अप कर लिए। ठीक है, तो बाकी हमारे पास लास्ट है क्वेश्चन, यानी
लास्ट वाली क्लास में जो भी रहता था वो पार्ट रहता है लेक्चर नंबर 5, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।